न्यू लेक्चर है ये जो है ना, ये ओल्ड मतलब अ, पहले से इसको मैंने अपलोड नहीं किया है। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 8। और इसमें हम जो है ना, हम डिस्कस करेंगे अबाउट आउटपुट वैसेस। जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन स्टार्ट की थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसमें जो है ना, वो हमने प्रिंटर्स डिस्कस करने हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि दो तरह की आउटपुट होती है, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हमने देखा था कि वो प्रिंटर्स होते हैं, और जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे पास हैं, जो है ना वो सॉरी सॉफ्ट कॉपी जो है वो मॉनिटर्स है, और जो हार्ड कॉपी हैं वो हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं, जो कि बल्कि किसी फिजिकल मीडियम पे जो है वो आपको जो है वो आपको एक प्रिंट मतलब जो है वो आपको देंगे, लाइक अ पेज पेज हो सकता है। मीडियम्स के दो तीन जो है ना वो किस्म है। वो पेज हो सकता है वो, या फिर ये हो सकता है कि कोई फ्लेक्स एक मटेरियल है वो यूज होता है, वो बेसिकली प्लास्टिक और कपड़े का एक मिक्सचर होता है। तो इस तरह से जो है वो स्पेशल फैब्रिक होती है जो ड्यूरेबल होती है, पेपर से ज़्यादा ड्यूरेबल होती है यानी कि वेदर रेजिस्टेंट होती है। तो इसी तरह से ट्रांसपेरेंसीज हो सकती हैं, प्लास्टिक की शीट्स होती हैं, उस पर भी आप प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से दो तीन टाइप्स हैं। तो इस पे इन इन मीडियम्स को हम यूज़ करके इसके ऊपर प्रिंट ले सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये डिस्कस करना है कि प्रिंटर्स कितने टाइप के और इनकी वर्किंग को जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो प्रिंटर्स जो है दे आर डिवाइसेस यूज फॉर हार्ड कॉपी आउटपुट, ये हमें भी डिस्कस करने कर लिए। और हमारे पास जो है वो दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे को हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो ये इनके जैसे नाम से ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट का मतलब होगा कि किसी तरह का फिजिकल कनेक्शन होगा बिटवीन प्रिंटिंग मैकेनिज्म और जो कह सकते हैं कि जो प्रिंटिंग मटेरियल है। एक मैकेनिज्म है जो प्रिंट करता है, और एक मटेरियल होता है जिसके ऊपर प्रिंट होता है। तो उनमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं होता। तो ये दो मेन टाइप्स हैं। तो इनके डिफरेंसेस पहले देख लेते हैं, फिर इन इन दोनों को जो है वो डिटेल में देखेंगे। अच्छा, तो वन बाय वन ऐसे इनको हम जो है वो साथ साथ कंपेयर करते जाते हैं। इम्पैक्ट में क्या होता है कि इसमें स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म होता है। जस्ट लाइक अगर आप में से किसी ने टाइपराइटर देखा हो, तो वो टाइपराइटर में क्या होता है कि जैसे की टाइप करते हैं, की किसी की को प्रेस करते हैं तो वो की एक्चुअली एक रिबन पे जाके स्ट्राइक करती है। जिस तरह स्टैंपिंग होती है ना, तो बिल्कुल स्टैंपिंग की तरह का ये प्रोसेस होता है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स में उस तरह का स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो है वो स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं होता। और ये जो है ये नॉइजी है। यहाँ पे अगर आप इसको दोनों को कंपेयर करें तो थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया। इम्पैक्ट प्रिंटर्स दे आर नॉइजी क्योंकि वो स्ट्राइकिंग होती है ना, ठक 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 हो रही होगी, तो उससे जो है ना वो क्या होगा कि वो नॉइज क्रिएट करता है ड्यूरिंग वर्किंग। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये नॉइज नहीं क्रिएट करते। नॉइज इज एक्चुअली द अनप्लेजेंट, जो आपको अनप्लेजेंट फील होता है ना। अब ये नहीं है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है ये आवाज़ ही नहीं इनकी निकलती, निकलती है लेकिन वो इतनी होती है कि वो अनप्लेजेंट फील नहीं होती। जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर पे क्या होगा कि वो क्लाउड सी एक आवाज़ होगी जो कि आपको थोड़ी सी अनप्लेजेंट जो है वो फील होगी। अब इंक सोर्स की हम बात करते हैं तो इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक रिबन यूज़ होता है। ये बेसिकली एक कपड़े का एक पीस होता है, उसको इंक में डुबो के रखते हैं तो इंक उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। बाद में उसी को जो है वो रिपीटेडली उसको स्टैकिंग के लिए उसको जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो जिस तरह कार्बन पेपर होता है बिल्कुल उस तरह से काम करता है कि एक साइड पे आप लिखते हैं तो उसका जो इम्प्रेशन है वो दूसरी साइड पे बन जाता है। तो इसमें जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, इसमें इस तरह की इंक रिबन नहीं होता। इसमें इंक जो है वो तीन फॉर्म्स में हो सकती है, पाउडर फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड या वैक्स फॉर्म में हो सकती है। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं इनकी जो क्वालिटी है वो होती है NLQ हम उसे कहते हैं। इसमें इस तरह से होता है कि जो पेज क्वालिटी है ना उसमें जो सबसे जो हाईएस्ट है ना उसको हम कहते हैं LQ, लेटर क्वालिटी। उससे जो थोड़ी सी नीचे होती है ना उसको हम कहते हैं NLQ। और सबसे जो लोएस्ट क्वालिटी है ना उसको हम कहते हैं ड्राफ्ट क्वालिटी। ड्राफ्ट है ये एक ना। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उनके LQ यानी कि लेटर क्वालिटी प्रिंट्स होते हैं। ये बहुत क्लियर मतलब इनका इनका जो प्रिंट है बहुत क्लियर होते हैं, और आप इजीली जो है ना इसको इसको आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट प्रिंटर इनके इनके मैक्सिमम जो है ना वो नियर लेटर क्वालिटी के होते हैं, और कुछ जो पुराने टाइप्स हैं उसमें सिर्फ ड्राफ्ट क्वालिटी आपको अवेलेबल होती थी।
ये मैक्सिमम आप ये अचीव कर सकते थे। ड्राफ्ट क्वालिटी बहुत लो क्वालिटी प्रिंट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है कि इसमें कंटिन्यूस शीट पेपर की यूज़ होती है। वो एक्चुअली क्या होगा कि अगर आपने कभी देखा हो इसको, अभी हम आगे चल के उसको डिस्कस भी करते हैं। तो इसकी एक निशानी होती है, अगर आपको देखना है कि इम्पैक्ट है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, तो नॉर्मली उनमें जो प्रिंटर्स हैं वो क्या होता है कि कंटिन्यूस शीट होती है, पेपर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आप सिर्फ पहला पेज जो है वो प्रिंटर में डालें, बाकी पेज खुद ब खुद ही जो है वो प्रिंटर के अंदर फीड हो जाते हैं। और उसके उसके साइड पे जो है वो क्या होता है कि, तो एक मिनट, कोई लगता है कि कोई स्टूडेंट आ गया है, इसको भी एडमिट कर लेते हैं साथ ही। अच्छा, तो उसमें क्या है कि कंटिन्यूस, और उसमें दो चीज़ें होती हैं, तो पेपर एक दूसरे से अटैच होंगे, और दूसरा ये होगा कि उनके साइड पे होल गाइड होल्स होते हैं, तो जो कि पेपर को प्रिंटर के अंदर मूव करने के लिए यूज़ होते हैं। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ये होता है कि इसमें सेपरेट शीट्स पेपर की जो है वो यूज़ होती हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनके जो प्रिंट्स हैं वो लो कॉस्ट होते हैं। तो अगर आपको ऐसे प्रिंट्स चाहिए कि जिसमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन आपको सिर्फ लो कॉस्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि, यार मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। तो उसमें जो है ना वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, इसमें क्वालिटी तो अच्छी होगी, लेकिन इसमें क्या है कि जो प्रिंट कॉस्ट है वो हाई होगी। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ये है कि ये इनका एक और इनका ड्रॉबैक ये है कि ये कलर प्रिंट्स इसमें नहीं आपको मिल सकते, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो है वो आपको कलर प्रिंट भी जो है वो अवेलेबल होंगे। अच्छा, तो ये हो गया, ये इनके डिफरेंसेस हो गए। अब इनको जो है वो हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं, वन बाय वन। पहले इम्पैक्ट प्रिंटर्स को देखेंगे, फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जस्ट जो है उस टाइम, क्योंकि मैं अभी वो चैट नहीं देख रहा हूँ, तो आप सिर्फ मुझे जो है वो अ, बोल के तो आप मुझे बता दें कि आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनी टाइम। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या है कि इसके तीन टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर्स और डेजी व्हील। तो अगर इनमें तीनों में अगर हम बात करें क्वालिटी वाइज या पॉपुलैरिटी वाइज, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है। लाइन और डेजी व्हील प्रिंटर्स जो हैं ये थोड़े पुराने मॉडल हैं, तो ये अब इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अभी भी यूज़ होते हैं, ये अभी भी अवेलेबल जो हैं। तो सबसे पहले हम डॉट मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और फिर बाकी प्रिंटर्स को। Dot purchase printers has a print head that runs back and forth on the page and prints by impact, striking an inks out cloth ribbon against the paper. There are a number of pins in the head which simulate a single pixel. During the process of printing, the print mechanism forces some prints to come forth by a magnetic field while some other leave behind. The prints then strike to the ink ribbon to create impression of print on the page. तो ये ऐसे है कि इसको हम देखते हैं। ये आप देखें कि ये बेसिकली क्या है कि एक सिमुलेशन है छोटी सी। तो ये एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंट का हेड है। तो इसको जो है ना वो हम कहते हैं सीरियल इम्पैक्ट प्रिंटर, हम इसे कह सकते हैं। बिकॉज इसमें आप देखें तो ये राइट लेफ्ट साइड से प्रिंटिंग स्टार्ट करता है, इसी तरह से प्रिंट करता हुआ जाएगा और पूरी लाइन प्रिंट करेगा, और उसके बाद जो है वो फिर ये अगली लाइन पे आएगा। तो अब आप देखें कि ये बेसिकली, ये इसको मैं पॉज नहीं कर सकता हूँ, जस्ट आप इसको ज़रा चलते हुए इसको सिर्फ देखें, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक एनिमेशन है। तो इस वजह से आप देखें कि 9 पिन है टोटल ना, ये जो आपको पिन नज़र आ रही है ये 9 है। तो इसमें से कुछ पिन जो है ना वो रेड हो जाती हैं, और कुछ पिन जो है ना वो वाइट रहती हैं। तो एक्चुअली प्रिंटिंग में जो पार्टिसिपेट करती हैं वो रेड पिंस कर रही होती हैं। तो अब देखें जैसे जैसे मूव करते हैं, एक करेक्टर पूरे का पूरा एक एक बार में प्रिंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि उसका कुछ हिस्सा प्रिंट होता है, फिर अगले स्टेप में कुछ हिस्सा और प्रिंट होता है, फिर इस तरह से चलते हैं। लेकिन अब ये प्रिंटर डिटर्मिन करता है कि कौन से पिन जो हैं वो जो है वो इम्पैक्ट में हिस्सा लेंगी कौन सी, क्योंकि हर स्टेप में क्या होगा कि कुछ पिन जो हैं वो थोड़ी सी आगे होंगी, कुछ पिन जो हैं वो पीछे होंगे। तो अगर आप इसमें देखें कि सपोज किस तरह से मैं बताऊँ, तो ये 2 पिन हैं या 3 पिन हैं,
तो इसमें से जो जो जिस पिन ने प्रिंट में हिस्सा लेना है वो क्या होगा कि वो थोड़ी सी आगे खिसक आएगी इस तरह से बाकी पिन से। ये मैग्नेटिक फोर्स से हम इस तरह से थोड़ा सा हम आगे पुश कर देंगे, और जब ये पेज से स्ट्राइक करेंगे ना, तो ये पिन जो कि थोड़ी पीछे है तो इनका प्रेशर नहीं बनेगा, लेकिन इस पिन का प्रेशर जो है वो पेज के ऊपर बनेगा, क्योंकि पेज और इस पिन के दरम्यान में जो है वो एक रिबन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिबन इसी तरह से काम करता है जिस तरह से एक कार्बन पेपर जो है वो काम करता है। तो इस तरह से ये प्रिंटर डिटर्मिन करता है कि उस हेड में से कितने पिंस ने प्रिंटिंग में कंट्रीब्यूट करना है और कितनी ने नहीं करना। तो ये आप देखें जैसे जैसे चलता आता है, बास प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक चलता है। तो इस वजह से इसको कहते हैं इसको हम कहते हैं सीरियल इम्पैक्ट प्रिंटर, बिकॉज ये सीरीज में प्रिंट करता है, एक करेक्टर का कुछ हिस्सा प्रिंट करता है, फिर एक करेक्टर प्रिंट हो गया, फिर अगले करेक्टर की बारी आएगी, फिर अगले करेक्टर की, इस तरह से पूरी लाइन प्रिंट होगी, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे जो है वो आ जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा जो है वो ये है कि अ, ये एक सैंपल है इसका। अगर आप इसका प्रिंट अगर आप इसका देखें डॉट मैट्रिक्स प्रिंट का, तो आप देखेंगे कि आपको यूँ उस तरह से ना ये डॉट डॉट से नजर आएंगे। ये डॉट एक्चुअली जो है वो किस वजह से होता है, क्योंकि पिन जब स्ट्राइक करती है तो वो डॉट जो है वो बन जाता है। तो इसको थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे तो इस तरह से आपको जो है वो ये बिल्कुल क्लियर आपको नजर आएंगे। तो रफली आप कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू पिक्सल। तो अगर आप कहीं पे प्रिंट लें, आमतौर पे ये अभी भी यूज़ होते हैं, क्योंकि इतना मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, तो इस वजह से आप इसको जो है वो जो ये अक्सर आप जब किसी शॉपिंग मॉल में या किसी ये स्टोर पे अगर शॉपिंग करते हैं तो वो आपको जो रिसीप्ट देते हैं, वो एक्चुअली रिसीप्ट जो है वो इस तरह से डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर से जो है वो निकली हुई होती है। तो उसमें अगर आप गौर करें तो इसी तरह से आपको जो है वो पिंस के इस तरह से डॉट डॉट्स आपको नजर आएगा कि करेक्टर सारे ऐसे डॉट से मिलके जो है वो बने हुए हैं। अच्छा, अब इसकी थोड़ी देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज इसकी क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंट स्पीड, और इसके प्रिंट स्पीड हम मेजर करते हैं करेक्टर्स पर सेकंड में, कि एक सेकंड में करेक्टर्स पर मिनट प्रिंट कितने जो है ना वो प्रिंट कर सकता है एक मिनट में करेक्टर्स। तो टिपिकली होता है 200 से तकरीबन ये 1100 जो है वो करेक्टर्स पर मिनट। ग्राफिक रेजोल्यूशन इसकी काफ़ी कम है, 72 से लेकर 360 DPI। ये डॉट्स पर इंच हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो ये कॉपीज बना सकता है। अगर आपको एक ही प्रिंट की कॉपीज चाहिए तो आप सिंपली क्या करें कि पेज लें, फिर उसके बाद एक कार्बन पेपर रखें, फिर दूसरा पेज, फिर कार्बन पेपर रखें, फिर दूसरा पेज। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी, या प्रिंटर पे डिपेंड करता है कि आप 4 से 9 तक कापियाँ जो बना सकते हैं। और प्रिंट हेड लाइफ जो होती है वो तकरीबन 200 से 400 मिलियन करेक्टर्स तक होती है। वर्कलोड हम या इसको ड्यूटी साइकिल कहते हैं, ये डिटर्मन होता है इन टाइम्स ऑफ पेज पर मंथ्स में, कि कितने पेजेस पर मंथ में प्रिंट कर सकते हैं। तो तकरीबन ये 6000 से 60,000 PPM तक जो हो सकती है। प्राइस ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी, ये जो टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है। तो ये तकरीबन आपको जो 5-6 थाउजेंड में भी मिलेगा, और कॉस्ट पर प्रिंटर्स है अप्रॉक्सीमेटली 30 पैसा टू 60 पैसा होती है, बहुत लो कॉस्ट है इसका प्रिंटर। तो ये आप यहाँ पे देखने के यूनिट्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। तो जो प्रिंट स्पीड हम मेयर करते हैं CPM में, और जो इसका वर्कलोड या ड्यूटी साइकिल है वो हम मेयर करते हैं PPM में, पेजेस पर मिनट में जो है वो हम ये मेयर करते हैं। ये आपने थोड़ा सा इस चीज़ पे जो है वो ख्याल करना है। अच्छा, एडवांटेजेस के क्या हैं कि ये मल्टी पार्ट स्टेशनरी पे, जैसे हमने कहा था कि पेजेस जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, और उनकी साइड पे गाइड होल्स होते हैं। तो जैसे जैसे प्रिंटिंग चलती है तो वो पेजेस को वो खुद ही जो प्रिंटर के अंदर जो है मूव होते रहते हैं। प्रिंटिंग ऑफ कार्बन कॉपीज अलॉन्ग विद ओरिजिनल प्रिंट्स, ये भी अभी आपको बताया था। और लोएस्ट प्रिंटिंग कॉस्ट पर पेज, एज द इंक इज रनिंग आउट द प्रिंट आउट ग्रेजुअली फेड्स रादर देन सडनली स्टॉपिंग द पार्ट वे थ्रू अ जॉब। तो उसमें क्या हो सकता है कि जैसे वो इंक रिबन होता है, आप उसको यूज़ करते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो है वो जो फेड होता जाता है प्रिंट, तो उससे आपको पता चल जाता है कि इंक जो है वो मतलब ख़त्म हो रही है। फिर आपने सिंपली ये करना है कि वो रिबन जो है ना वो आपने नया लगा देना है। अच्छा, इस तरह से क्या है कि कंटिन्यूस पेपर शीट बंडल कैन लास्ट फॉर वीक इवन इन द हैवीएस्ट वर्कलोड एनवायरनमेंट। तो वो इसके डिफरेंट वो जो पेजेस हैं ना वो डिफरेंट मिलते हैं, समटाइम 1000 का बंडल मिल जाता है, 2000।
तो सिर्फ इतना करना होता है कि आप एक दफ़ा पेज लगा दें, फिर उसके बाद वो प्रिंटर चलता रहेगा, और वो बाज़ औक़ात कई कई हफ्ते जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। दे आर गुड रिलायबल वर्क हॉर्सेज आइडियल फॉर यूज इन सिचुएशन वेयर प्रिंटिंग कंटेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वालिटी। यानी कि आपको क्वालिटी नहीं चाहिए, और सिर्फ आपको ये है कि कुछ प्रिंट हुआ हो किसी तरह से। जैसे ये बैंक्स हैं, ये नॉर्मली अपनी स्टेटमेंट्स निकालते हैं मंथली या इस तरह से, जो एनुअली स्टेटमेंट्स हैं, तो वो सिर्फ एक बार यूज़ होनी होती है, उसके बाद फिर उसका कोई इतना इतना उसका यूज़ नहीं होता। तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है कि सिर्फ उनको लो कॉस्ट चाहिए होती है, क्वालिटी इतनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। द इंक रिबन आल्सो डज नॉट इजीली ड्राई आउट। अगर प्रिंटर काफ़ी अर्से तक यूज़ नहीं भी हो रहा, तो इंक रिबन जो है वो इतनी जल्दी ड्राई आउट नहीं होता है, वो काफ़ी अर्से तक जो है वो जो है वो यूज़ हो सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? डिसएडवांटेज के क्या है कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर यूजली नॉइजी to the extent that soundproof enclosures are used for use in quiet environments. तो ये इसमें ये होता है कि बहुत, जब भी प्रिंटिंग होती है तो बहुत इसकी जो आवाज़, ये भी एक निशानी है। अगर कहीं पे इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ हो रहा है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वो इतना शोर कर रहा होगा कि वो आपको पता चल जाएगा कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। और जो बड़े साइज के ये जो डॉट मैट्रिक्स होते हैं, तो वो तो इतना शोर करते हैं कि उनके लिए अलग से साउंड प्रूफ इनक्लोजर बना के, शीशे का या इस तरह से फाइबर का बना के उसके अंदर उसको रखा होता है, ताकि इसके नॉइज से बाकी लोग जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। दे कैन ओनली प्रिंट लो रेजोल्यूशन ग्राफिक्स, लिमिटेड कलर परफॉर्मेंस, कलर प्रिंट नहीं प्रिंट कर सकते, और क्वालिटी इनकी बहुत लिमिटेड है, और लो स्पीड भी है, इतनी इतनी अच्छी स्पीड भी नहीं है कि आप कहें कि आपको फौरी तौर पे एक पेज भी प्रिंट होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो लग जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो आप कह सकते हैं कि ये ज़रा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। इसी तरह से लाइन प्रिंटर है, इसको हम कहते हैं पैरेलल इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जो डॉट प्रिंटर है उसको सीरियल इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं, इसको कहते हैं पैरेलल इम्पैक्ट प्रिंटर्स, बिकॉज के ये पैरेलल में जो है ये मल्टीपल जो है वो करेक्टर्स जो है प्रिंट करता है। तो लाइन प्रिंटर इसलिए कहते हैं कि ये एक वक्त में एक लाइन पूरी प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स करेक्टर बाय करेक्टर चलता है, ये लाइन बाय लाइन चलता है। यूज हैमर बैंक और प्रिंट प्रिंट शटल इंस्टेड ऑफ प्रिंट हेड, and the print shuttle has hammers instead of print wires, and these hammers are arranged in horizontal row instead of vertical column. Prints are print one row of dots instead of column. The print mechanism forces by magnetic field affect certain hammers to strike on the ink ribbon. तो ये आप देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है जो है वो लाइन प्रिंटर की। तो यहाँ पे एक तो चीज़ आप ये देखें कि ये जो प्रिंट मैकेनिज्म है ये हॉरिजेंटली काम कर रहा है इंस्टेड ऑफ वर्टिकली, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स में था। और फिर आप इसमें अगर आप देखें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो पहली पिन की रेंज है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी पिन की रेंज है। तो जब ये प्रिंट कर रही होती हैं, तो ये जो पिन हैं ये इस तरह से राइट टू लेफ्ट मूव करती है, राइट टू लेफ्ट मूव करती है, फिर उसके बाद फिर अगली लाइन में आके फिर राइट टू लेफ्ट मूव करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर इस तरह से जो है वो चलती रहती है। अब आप देखें को एक वक्त में ये पैरेलल में करेक्टर्स जो है वो प्रिंट कर रही है, लेकिन हर करेक्टर का कुछ हिस्सा जो है वो प्रिंट होता है, पूरा करेक्टर नहीं प्रिंट होता। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि पूरी एक लाइन जो है ना वो एक वक्त में प्रिंट होगी। डॉट मार्टस में क्या था कि उसमें एक करेक्टर प्रिंट होता है, फिर अगला करेक्टर, फिर अगला करेक्टर। अब इसमें मल्टीपल करेक्टर एक वक्त पे प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन हर करेक्टर का कुछ हिस्सा जो है वो प्रिंट होता है। और उसी तरह से आप देखेंगे सम टाइम जो है अगर आप देखें तो ये जो डॉट है ये रेड हो जाता है, सम टाइम ये वाइट ही रहता है। तो वो उस सूरत में होता है कि अगर वो उस डॉट ने जो है वो प्रिंटिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करना। तो ये हैमर्स होते हैं बेसिकली ना, ये छोटे छोटे हैमर्स होते हैं, और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इनको जो है वो बैक एंड फोर्थ जो है उनको मूव कर सकते हैं। तो इसलिए इनको जो है वो हम क्या कहते हैं, लाइन प्रिंटर कहते हैं। पैरेलल इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है वो हम इनको कहते हैं। तो इनकी अगर क्वालिटी की बात करें, तो इनकी जो है वो स्पीड है वो मेरी कहते हैं लाइन्स पर मिनट में। तो डॉट मैट्रिक्स की हमने देखी थी कि सीपीएम में करेक्टर्स पर मिनट में, और इसकी है लाइन पर मिनट में। तो एक लाइन में जाहिर सी बात है मल्टीपल करेक्टर्स होते हैं, तो इनकी स्पीड जो है वो बेहतर है, 500 से 2000 लाइन पर मिनट। ग्राफिक रेजोल्यूशन तकरीबन उतनी है। ये भी डॉट मैट्रिक्स की तरह और कॉपीज जो है वो बना सकते हैं, और इनके जो वर्कलोड है वो भी डॉट मैट्रिक्स से ज़रा बेहतर है। प्रिंटर कॉस्ट थोड़े से एक्सपेंसिव हैं ये, और ये मोस्टली जो इंडस्ट्रियल आपके
लें कि जो एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत हैवी लोड है, वहाँ पे इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट कॉस्ट तकरीबन उतनी ही है जितनी कि डॉट मेट्रिक्स की है। ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। बाकी ये होता है कि प्रिंटर टू प्रिंटर या जो ब्रांड टू ब्रांड जो है प्रिंट कॉस्ट और प्राइस जो है ये वेरी कर सकती है। तो ये दोनों जो प्रिंटर हैं डॉट मैट्रिक्स और ये जो है लाइन प्रिंटर, ये अभी भी यूज़ हो रहे हैं। सिर्फ उसकी मेनली वजह ये है कि इनकी जो प्रिंट कॉस्ट है वो बहुत कम है। तो जहाँ पे आपको क्वालिटी की बजाय सिर्फ ये हो गया कि लो कॉस्ट चाहिए हो, तो वहाँ पे आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी जो टाइप हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील इसका नाम क्यों पड़ा था कि ये बेसिकली जो है वो इसके अंदर जो है वो एक रोटेटिंग सर्कुलर प्रिंट हेड होता है। बेसिकली ये बहुत अर्लीस्ट आप कह लें कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है। तो इसको सिर्फ आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक टाइपराइटर, जो टाइप राइटिंग का प्रोसेस है उसी को ऑटोमेट कर दिया। तो ये मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ये लिखी हुई हैं, मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ अगली स्लाइड में। तो इसका अगर आप प्रिंट हेड देखें तो दिस इज द प्रिंट हेड। ये सर्कुलर प्रिंट हेड है और यहाँ पे देखें ये कीज़ हैं सर, ये सारी कीज़ हैं और नंबर्स हैं, ये स्मॉल अपर के सारे में कीज़ हैं। अब इसमें क्या है कि ये प्रिंट हेड है और ये एक इस तरह से ये जुड़ा हुआ होता है, एक रोटेट कर सकता है ना ये। तो अब आपने क्या करना है कि जब कोई भी करेक्टर प्रिंट करना है तो ये जो प्रिंट व्हील है ये क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव कर सकते हैं, इसको हम मूव कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जब भी कोई करेक्टर प्रिंट होना है तो वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आएगा। सपोज कि ये एक पोजीशन है, यहाँ पे वो करेक्टर आएगा यहाँ पे। जब वो इस करेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, ये की इस उस पोजीशन में आ जाएगी, तो इसकी पीछे से एक हैमर इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा। जब हैमर इस पर स्ट्राइक करेगा तो ये जो की है ये रिबन से जाके स्ट्राइक करेगी और रिबन से जब स्ट्राइक करेगी तो उसकी कंप्रेशन जो है वो पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाएगा। तो इसी तरह से जो भी करेक्टर आना है, आप यहाँ पे देखें कि इसमें अपर केस लेटर्स भी हैं यहाँ पे अगर आप देखें, और ये लोअर केस लेटर्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, स्पेशल करेक्टर, ये सारे जो है इसके अंदर जो है मौजूद है। तो बेसिकली ऑटोमेटिक टाइपराइटर है, ये टाइपराइटर को ऑटोमेट किया है। लेकिन इसमें जो है वो इसका नुकसान ये है कि इसमें जो फ़ॉन्ट है या फ़ॉन्ट साइज़ है, करेक्टर का साइज़ है वो फिक्स है। छोटा बड़ा फ़ॉन्ट आप इसमें प्रिंट नहीं कर सकते। और फिर ये होगा कि जब भी कोई करेक्टर प्रिंट होना होता है तो उसमें क्या होगा कि ये जो है वो एक ये जो पूरा व्हील है ये मूव करेगा और फिर एक की जो पोजीशन पे है ये हैमर स्ट्राइक करेगा, फिर दोबारा मूव करेगा, फिर हैमर स्ट्राइक करेगा। तो इस तरह से जो है ना इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ये अर्लीस्ट है, लेकिन ये अब ऑब्सोलेट हो चुके हैं, ये अब यूज़ नहीं होते। और ये कोई कहीं पे कहीं म्यूजियम वगैरह में पड़े होंगे, अदरवाइज कॉमनली जो है ये यूज जो है वो नहीं होते। ओके, तो ये थे हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स खत्म हो गए। हम आगे जो है वो हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये है कि इसकी तीन मेजर टाइप हम डिस्कस करेंगे, लेज़र, इंकजेट और थर्मल। तो इन तीनों में जो है वो जो प्रिंट जो मैकेनिज्म है वो तीनों में डिफरेंट है और जो इंक की टाइप है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, तो हम साथ साथ इसको जो है वो हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हमने लेज़र करना है, फिर इंकजेट, फिर हम थर्मल प्रिंटर की तरफ आएंगे। तो लेज़र प्रिंटर्स को क्यों कहते हैं कि इट यूजेस अ लेज़र बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन अ फोटो कंडक्टर ड्रम। तो ये एक्चुअली ये करता है कि पहले एक लेटेंट आपको पता है कि उसको हम कहते हैं कि एक खुफिया इमेज जो है वो बनता है ऑन अ फोटो कंडक्टर ड्रम। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो है वो उसमें हम उस पर इंक लगाते हैं, फिर इंक को पेज पर ट्रांसफर करते हैं। अभी ये मैं आपको सारी चीज़ें जो बताता हूँ। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, पहली चीज़ है कि इसमें फोटो कंडक्टर है, फोटो रिसेप्टर ड्रम है। तो ये बेसिकली ऐसा पता, लेज़र इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये जो फोटो कंडक्टर ड्रम होता है इसका ये फ़ायदा होता है कि ये इसको हम लाइट के गुजरने से ये चार्ज या डिस्चार्ज इसको जो है वो कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक चार्जिंग एक कोरोना वायर होती है, चार्जिंग ड्रम होता है, एक लेज़र असेंबली होती है जो एक लेज़र बीम होती है और उसको वो एक लेज़र सोर्स से निकलती है और फिर हम उसको प्रिज्म की मदद से या लेंजेस की मदद से हम उसको फोकस कर सकते हैं। टूनर बेसिकली क्या होता है कि टूनर इस इंक को कहते हैं। जो लेज़र प्रिंटर में इंक है वो पाउडर फॉर्म में यूज़ होती है और वो जिस कंटेनर में होती है तो उसको हम टूनर कहते हैं। उसमें दो चीज़ें होती हैं कि कंटेनर वो इंक की होती है और उसका ट्रांसफर मैकेनिज्म भी होती है। और फाइनली एक फ्यूज़र होता है। बेसिकली ये दो हॉट रूलर्स होते हैं। तो फाइनली
प्रिंटिंग का आखिरी जो स्टेप होता है उसमें ये फ्यूजन में से गुजरता है, और वो जो इंक होती है, जो पाउडर फिल्म होती है, वो मेल्ट होकर पेज के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एक टिपिकल एक प्रिंटर है, जो लेज़र प्रिंटर उसका क्रॉस सेक्शन है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसमें जो पेजेस हैं वो नॉर्मली एक बॉटम पे बिल्कुल एक पेज ट्रे होती है, वहाँ पे होते हैं, ये लिखा हुआ है कि पेपर ट्रे है, और ये पेपर इंडिविजुअल होते हैं, ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। तो एक वक्त में जो एक पेज है वो प्रिंटर के अंदर जाता है, वो जब प्रिंट हो जाता है तो फिर ट्रे में से नेक्स्ट पेज जो है वो लिया जाता है, और अगर ट्रे में से पेज खत्म होने फिर आपको दोबारा उसमें से जो है पेज उसमें लगाने पड़ेंगे। अब इसमें प्रिंटिंग ऐसे स्टार्ट होती है कि ये देखिए यहाँ से एक पेज जो है ना ये अंदर जा रहा है प्रिंटर के अंदर ट्रे में से। तो जब ये जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये बेसिकली क्या है कि इसको हम चार्ज देते हैं। यहाँ पे ये कोरोना वायरस जिसका भी हमने पीछे जिक्र किया था, तो ये चार्जिंग के लिए होती है। ये पेज जो है ना इस पे चार्ज आ जाता है, तो जैसे इसमें से गुजरता है, ये एक्चुअली क्या है कि दिस इज दी, ये आप उसको कहते हैं कि फोटो कंडक्ट जिसकी हमने बात की थी, ये वो है। और ये टोनर है, टोनर जिसके अंदर इंक वो कंटेनर के अंदर होती है। और ये भी इसको कहते हैं डेवलपर रोलर। ये बेसिकली करता है कि ये टोनर से इंक जो है, ये जो फोटो कंडक्टर है इसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं। तो ये एक लेज़र है। लेज़र बीम आप देखिए कि यहाँ से निकल रही है, फिर हमने यहाँ पे एक लेंस के ज़रिए इसको जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर फोकस किया हुआ है। अब होता क्या है कि ये जो कोरोना वायरस क्या करती है कि ये इस ड्रम के ऊपर एक चार्ज की एक यूनिफॉर्म लेयर जो है वो उसके ऊपर जो है वो एक यूनिफॉर्म लेयर जो है वो क्रिएट कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि ये लेज़र बीम एक्चुअली करती है कि जहाँ जहाँ पे ये लेज़र बीम मूव करती है ना, तो वहाँ वहाँ पे क्या होता है कि वो जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। कुछ जो अब इस तरह से होता है कि इस स्टेप में से गुजरने के बाद पहले वो चार्ज हुआ पूरा, फिर उसके बाद इस लेज़र की बीम की मदद से सिलेक्टिव डिस्चार्जिंग हुई। तो कुछ ड्रम पे कुछ जगहों पे चार्ज होता है, जैसे ये सपोज कि अगर आपने करेक्टर ए प्रिंट करना है तो सिर्फ ये ए शेप जो होगी ये उल्ट, यानी कि इसके जो रिवर्स जैसे स्टेप में होता है ना कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, इसका जो है तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। सीधा हो तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, अगर उल्टा हो तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो इसका एक नेगेटिव जो है इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा जो उल्ट होगा, अक्सर करेक्टर से उल्ट होगा, ताकि जब वो पेज के ऊपर ट्रांसफर हो तो वो सीधा हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब ये इसमें ये रोलर के से गुजरता है ना, ये इंक जो वो इंक होती है वो भी चार्ज फॉर्म में होती है। तो अगर हम यहाँ पे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इंक को हम नेगेटिव चार्ज दे देंगे, तो उससे क्या होगा कि ये जो इंक है ना ये इस ड्रम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। और फाइनली जब पेज यहाँ से पेज अब गुजर रहा है, ये पेज का रास्ता ये है, यहाँ से गुजरा है, जब पेज यहाँ से गुजरता है ना तो ये जो इंक है ना, तो पेज के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी इसके ऊपर हम भी पॉजिटिव चार्ज कर देंगे क्योंकि इंक के ऊपर नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि इंक जो है वो पेज से यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो, सॉरी इंक जो है वो इस ड्रम से पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। और उसके बाद लेकिन ये इंक जो है ना स्टेबल नहीं होती। अब जैसे ही पेज बाहर निकलेगा ना प्रिंटर में से, तो अगर आप इसको हल्का सा झाड़ेंगे तो सारी इंक जो है वो गिर जाएगी। तो फाइनली हम उसे क्या करते हैं कि यहाँ पे ही आप देखें कि ये जो है ना, ये क्या है कि ये एक फ्यूज़र है, दो रोलर होते हैं गर्म, इनमें से जब ये गुजरते हैं ना तो ये गर्म होके तो इंक मेल्ट होके पेज के अंदर जो है ना अब्जॉर्ब हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर गुजर के ये यहाँ से आता है, और ये फिर प्रिंट पेज जो है ये इस तरह से ये उसका रास्ता जा रहा है, और फिर फाइनली इस तरह से होता है कि ये प्रिंटर से जो है वो बाहर आ गया, इस फॉर्म में आ गया। तो इसकी दो निशानियाँ मैं आपको इसको बता सकता हूँ कि ये जो है ये लेज़र प्रिंटर यूज़ हो रहा है। एक तो ये होगा कि जब पेज बिल्कुल फ्रेश बाहर निकलता है ना, तो आप उसको जैसे ही टच करेंगे आप देखेंगे वो गर्म होगा, एक तो ये निशानी है। और दूसरा ये है कि जो चार्ज सरफेस होता है ना, जब आप उसके करीब अपने मतलब बाजू लाएं ना या हाथ लाएं, तो आप देखेंगे कि जो बाल हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो एक्चुअली वो क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज होता है ना, तो इस वजह से बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। ये दो निशानी है। ये जो अक्सर आप जो फोटो कॉपी करवाते हैं ना, तो वो बेसिकली लेज़र प्रिंटर उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये एक बेसिक है। ये सबसे जो ब्रांड है जो कॉमनली प्रिंटर में जो बहुत मशहूर है, आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रिंटर इस वक्त उसी ब्रांड के, दैट इज़ HP। तो ये HP के प्रिंटर में बिल्कुल यही मैकेनिज्म जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा,
ये इसी तरह एक और ये सारा स्टेप्स जो है ये मैंने इसमें जो है वो इसमें जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। स्टेप वन में देखें कि फोटो सेंसिटिव सर्फेस यूनिफॉर्मली चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बाय कोरोना और चार्जिंग टर्म। स्टेप टू में जो होता है कि ये जो चार्ज फोटो कंडक्टर होता है एक्सपोज टू ऑप्टिकल इमेज थ्रू लाइट इज डिस्चार्ज सेलेक्टिवली, तो उसको सेलेक्टिव डिस्चार्जिंग जो है वो कहते हैं। वो एक उसके ऊपर इमेज बन जाता है, उसको हम कहते हैं फोटोस्टैटिक इमेज। ये असल का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, नेगेटिव होता है उसका। डेवलपमेंट कैसे होती है कि जो इंक है वो टोनर से ड्रम के ऊपर ट्रांसफर होती है, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलपमेंट फ्रॉम फोटो सेंसिटिव सर्फेस टू द शीट ऑफ पेपर। अब पेज पे इंक से ऊपर जो चार्ज होता है, जैसे ही वो उसके साथ टच होकर गुजरता है तो इंक जो है वो पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। एंड ट्रांसफर इमेज फिक्स बाय फ्यूजिंग द टोनर विद प्रेशर एंड हीट। एंड द लास्ट स्टेप इज क्लीन ऑल एक्सेस टोनर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस फ्रॉम द फोटो कंडक्टर टू मेक इट रेडी फॉर लास्ट साइकिल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जो है क्या था कि सॉरी ये मैं एक स्टेप यहाँ पे आप देखिए कि फाइनली क्या है, ये एक डिस्चार्ज लैंप है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो फिर ये दोबारा न्यूट्रल हो जाता है फिर लेकिन ये थोड़ी देर के बाद दोबारा फिर इसके ऊपर जो है वो चार्ज आ जाता है तो इस तरह से जो है ये इसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। शायद कोई सर ये जो तो आमतौर है। पर हमारे फोटो कॉपीज मशीन होती हैं, ये भी इसी कैटेगरी में आती हैं, लेजर राइट में? जी हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। मैंने आपको कहा था दो निशानी है। आप फोटो कॉपी आप कराएंगे तो बिल्कुल फ्रेश पेज बाहर निकलेगा ना, तो आप उसको टच करें वो एक तो गर्म होगा, और दूसरी बात है कि उस पेज को अपने बाजू के करीब लाएं तो आप देखेंगे कि जो आपके बाजुओं के जो बाल है ना वो खड़े होने हैं। उस वजह होता है कि चार्ज होता है ना उसके ऊपर, तो वो चार्ज की वजह से जो है ना वो बाल जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली वही होता है जो जिसको हम कहते हैं ना पाउडर वाली कापी। शायद आप लोगों ने वो नहीं देखा, लेकिन किसी दौर में होता था कि एक होती थी लिक्विड इंक इस्तेमाल होती थी इसमें, और एक पाउडर इंक इस्तेमाल होती थी। तो लिक्विड इंक वाली जो फोटो कॉपी मशीनें थी ना उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी होती, लेकिन जो होती थी ना ये वाली ये जो क्या कहते हैं पाउडर वाली इसकी अच्छी हो। अब तो खैर वो लिक्विड इंक नहीं इस्तेमाल होती, अब तो सारी जो है ना ये यही पाउडर इंक जो है ना टोनर इस्तेमाल होता है। तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, बेसिकली उसकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो ये सारे लेज़र प्रिंटर ही होते हैं। तो फोटो कॉपी मशीन दो डिवाइसेज हैं उसमें मिक्स है, एक उसमें है उसके अंदर है स्कैनर और प्रिंटर। तो पहले वो इमेज स्कैन होता है, फिर उसके बाद वो इमेज प्रिंट होता है। ये सिंपल था उसका मैकेनिज्म। तो इसकी जो स्पीड है वो हम मेजर करते हैं पीपीएम में, पेजेस पर मिनट में, कितने पेजेस पर मिनट में कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स 4 to 50 पीपीएम। जो इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स हैं वो अप टू 1000 भी कर सकते हैं। ग्राफिक रेजोल्यूशन इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन कॉपीज नहीं बन सकती क्योंकि इसमें स्ट्राइकिंग नहीं है, तो कॉपी इसमें जो है वो नहीं बन सकते। वर्कलोड कितने पीपीएम में इसका जो पर पेजेस पर मिनट में 6000 टू जो है ना वो 300,000। वो जो इंडस्ट्रियल प्रिंटर है वो अप टू 18 मिलियन पीपीएम जो हो सकती है। प्राइस इसकी जो है वो डिपेंड करती है, लेकिन आपको एक बिल्कुल जो इनिशियल होगा वो तकरीबन कोई 10-15 हज़ार में आपको मिल जाएगा। लेकिन उसकी जो प्रिंट कॉस्ट है वो थोड़ी हाई होती है, इंक उसकी ज़्यादा जल्दी जो है वो कंज्यूम हो जाती है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर लेंगे, थोड़ा एक्सपेंसिव तो होगा लेकिन उसकी जो प्रिंट कॉस्ट है वो कम होगी। और अप्रोक्सीमेटली जो प्रिंट कॉस्ट है दैट इज टू 10 अब जो अच्छे इंडस्ट्रियल जो स्केल के हैं उसमें जो प्रिंट कॉस्ट इवन इससे भी कम होती है, 1 रुपये तक भी जो प्रिंट कॉस्ट है वो हो सकती है, क्योंकि अब काफ़ी ये इसका रॉ मटेरियल भी बहुत सस्ता हो गया हुआ है। तो इस वजह से जो है ना वो इसकी जो प्रिंट कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो गई है। अच्छा, आगे जो हमने देखना इंक जेट प्रिंटर है। तो इंक जेट प्रिंटर में क्या है कि इस टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क्स बाय स्प्रेइंग आयोनाइज्ड इंक एट अ शीट ऑफ पेपर। तो स्प्रे का जिक्र है तो उसका मतलब है इसमें जो इंक है वो पाउडर फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में होगी, नॉट इन पाउडर फॉर्म, जैसे कि हमने लेजर में देखा था। मैग्नेटाइजिंग प्लेट्स इन द इंक स्पान डायरेक्ट इंक ऑनटू द पेपर इन द डिजायर्ड शेप। तो जेट है ना, आपको पता है कि जेट क्या होता है कि केमिस्ट्री वालों को तो पता होगा ना, ये वो जेट बनाते हैं। आपने बनाए हुए ना जेट, के नहीं बनाए हुए? वो हमने तो मैट्रिक में एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें जेट बनाते थे शीशे की वो रॉड लेके ना।
हॉलो रॉड लेके, तो उससे जेट बनाते थे। तो ये उसी तरह से होता है कि जब इंक इसमें से गुजरेगी ना जेट में से, तो आयोनाइज हो जाएगी। बाद में जब इंक को जो है वो उसके पाथ, इंक के पाथ में से जो है ना मैग्नेटिक प्लेट्स होंगे जो कि इंक को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इंक पार्टिकल्स को राइट एंड लेफ्ट। एंड inkjet printers are capable of producing high quality print approaching that produced by laser printers। तो इसमें जो है वो दो तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, एक पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर उसमें यूज़ होता है, एक बबल जेट कहते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक जो है डेवलप बाय सिमंस, ये सिमंस ने डेवलप की थी। ये पीजो इलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है कि ये एक सेरामिक मटेरियल होता है, और इसमें क्या होता है कि ये जब इसको इसको जो है ना वो हीट करते हैं ना थोड़ा सा, तो ये उससे फैल जाता है। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट करना इनसाइड इनसाइड द कंटेनर जिसके अंदर इंक है, ताकि इंक उसमें से जो है वो निकले। तो ये इसमें पीजो इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। तो ये जो है ना ये क्या होगा कि ये इसकी जो ये जो सेरेमिक मटेरियल होता है, इसकी बेसिकली क्वालिटी क्या होती है कि जब इसको करंट प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये फैलना शुरू कर देता है, अपने साइज से थोड़ा बड़ा होता है। जब करंट की जैसे ही गुजारना बंद करेंगे वापस अपनी नॉर्मल साइज में आ जाएगा। दूसरी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना वो है बबल जेट। बबल जेट में क्या करते हैं कि ये मोस्टली जो कैनन और एचपी के इंकजेट प्रिंटर है उसमें यूज़ होती है। तो इसमें क्या कहते हैं कि इसके अंदर एक आप कह लें कि एक अंदर एक वो एक मैकेनिज्म होता है जो कि बैलून की तरह होता है। उस बैलून को हम फुलाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इंक है वो जो है ना वो फिर जब अंदर उसके हवा से या किसी तरह से हम उसको जो है वो बैलून को एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे आप अज्यूम करें कि ये एक कंटेनर है, ये इंक है, और यहाँ पे इसके एक साइड पे ना ये जेट है। जेट बिल्कुल स्मॉल छोटी सी ओपनिंग होती है, और इसका जो साइज है तकरीबन आप समझ लें कि इतना ही होता है जितना कि एक पार्टिकल का साइज होता है ना, कि एक पार्टिकल का साइज उतना ही होता है। और यहाँ पे करके जो है ना एक बैलून सा होता है। अब जैसे जैसे हम इस बैलून को फैलाते हैं ना, ये बैलून जैसे हवा भरते हैं, किसी किसी भी मैकेनिज्म से हम इसको 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 एक्सपैंड करते हैं। अब उससे क्या होगा कि जैसे एक्सपैंड होगा ना, तो ये इंक को जो है ना पुश करेगा। ये सारी लिक्विड इंक है इस तरफ सारी, ये जो है। तो अब जैसे ये पुश होगा प्रेशर से, क्या होगा कि फिर इंक जो है वो फिर इस यहाँ से जो है ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी जेट से, और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे पेज होगा, तो पेज के ऊपर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो प्रिंट जो स्पीड है वो है तकरीबन 1 to 20 ppm। और ग्राफिक रेजोल्यूशन अच्छी है, स्ट्राइकिंग नहीं है, तो इसमें कोई कॉपीज भी नहीं बन सकती। प्राइस ये थोड़े सस्ते हैं ये लेज़र प्रिंटर से, और 60,000 से 600,000 तक आ जाती हैं। और सॉरी ये पीपीएम है, सॉरी इसकी इसका वर्कलोड है जो कि 6,000 से 60,000 पेजेस पर मिनट है। प्राइस इसकी सस्ती है, सस्ते भी मिल जाते हैं। एक्चुअली वो डिस्पोजेबल किस्म के होते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो इंक होती है ना एक्चुअली वो प्रिंटर से ज़्यादा महंगी होती है। तो अगर वो इंक जो प्रिंटर के साथ है वो ख़त्म हो गया, तो आप वो तकरीबन उतने का नया प्रिंटर आता है और उतने की इंक रिफिल आती है। तो यहाँ पे अब ये हो गया कि इन्होंने टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर कर ली, खासतौर पे एचपी ने, कि अब वो ये हो सकता है कि आप उसको रिफिल कर सकते हैं। नहीं तो पहले ही होता था कि वो इंजेक्शन के ज़रिए ना, इंजेक्शन सिंक के ज़रिए उसमें इंक जो है वो भरी जाती थी। और इसकी जो कॉस्ट पर प्रिंट है वो ये है कि तकरीबन 10 से 100 रुपीज़ तक होती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कलर प्रिंट जो है वो कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, फिर हमने डिस्कस करना है थर्मल प्रिंटर्स। थर्मल प्रिंटर जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हीट यूज़ होगी। तो अब इसमें जो है ना इसमें दो तरह के प्रिंटर होते हैं। एक पहले हम प्रिंटर्स जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर्स। ठीक है, एक्चुअली ये क्या होता है कि ये बिल्कुल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें जो इंक है ना वो नहीं, इंक रिबन यूज़ नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि उसमें एक स्पेशल पेपर यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं थर्मोक्रोमिक पेपर। ये थर्मोक्रोमिक पेपर बेसिकली क्या होता है कि ये जो पेपर है ना, ये जो है ना ये इसके ऊपर एक केमिकल लगा होता है, और जैसे ही आप उसको उस केमिकल को थोड़ा हीट करते हैं ना वो अपना कलर चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल कि वो ट्रांसपेरेंट है, तो जैसे ही आप उसको हीट करेंगे ना, तो वो ट्रांसपेरेंट से वो हो जाएगा पेपर, वो जो है ना ट्रांसपेरेंट से वो जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक में। तो इस तरह से उसमें जो है ना हम उसका ही होता है। तो अब हम सिंपली करते हैं कि जैसे हमने डॉट मैट्रिक्स में देखा था ना कि पिन जो पिन स्ट्राइक करती हैं,
इसमें पिन स्ट्राइक नहीं करेंगे, पिन बल्कि गर्म होंगी, और जैसे ही आप उसको जो है ना वो पेज के ऊपर आप उसको टच करेंगे ना, तो जहाँ जहाँ पे पिन टच होंगे ना, वहाँ वहाँ पे वो केमिकल का कलर चेंज हो जाएगा, और उससे जो है ना वो क्या होगा कि वो जो है ना आपको प्रिंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली जो है ना ये है। उसमें टू कलर प्रिंटिंग भी पॉसिबल है, और टू कलर ऐसे होता है कि एक ऐसा केमिकल है कि जो कि डिफरेंट कलर में डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कलर देता है। तो ये इसमें सिंपल इसमें मैकेनिज्म यूज होता है। तो इसमें जो है वो टाइप्स हैं इसकी, उसको हम देखते हैं। एक हमारे पास सॉलिड इंक प्रिंटर है। तो सॉलिड इंक में क्या होता है कि इसमें एक वैक्स लाइक इंक यूज होती है, वैक्स की फॉर्म में होती है, और वैक्स से आपको पता है कि वो बहुत लो टेम्परेचर पे भी जो है वो मेल्ट हो जाती है। तो उसमें स्टिक्स यूज होती है। इस तरह से एक स्टिक होगी, तीन बेसिकली ये चार कलर की स्टिक्स यूज होती है। अगर आपको याद हो तो एक CMY के अगर मॉडल आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था, एक सियान कलर की होगी, मैजेंडा येलो और ब्लैक कलर की स्टिक होगी। अब ये होगा कि जो 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 हमने जो जो हमें कलर चाहिए, हम क्या करेंगे कि हम उसको जो है उस स्टिक को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, उससे जो है ना वो इंक मेल्ट होगी, और नीचे जो पेज है ना, पेज के ऊपर वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये इस तरह से होता है, इस तरह से इसको जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। तीसरी दूसरी इसकी जो टाइप है उसको हम बोलते हैं थर्मल ऑटोक्रोम प्रिंटर। तो बेसिकली ऑटोक्रोम का क्या मतलब है कि इसमें आपको इंक देनी नहीं पड़ती। इंक कहाँ पे होती है? वो पेज के ऊपर ऑलरेडी होती है। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल ऐसे हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कलर देते हैं। तो अब हमारे पास जो है ना वो इस तरह के पेजेस ऐसे केमिकल्स हैं कि जो कि अच्छा, उसमें क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो ऑटोक्रोम का मतलब है कि कलर इन द पेपर इंस्टेड ऑफ प्रिंटर। और हम एक स्पेशल पेपर यूज़ करते हैं जिसमें ना जो है ना वो तीन लेयर्स होती हैं, तीन डिफरेंट केमिकल की लेयर होती हैं। तो एक लेयर सियान की होती है, एक मैजेंटा की होती है, एक येलो की होती है। अब ये तीनों कलर जो है ना ये एक टेम्परेचर पे एक्टिव नहीं होते, इनका जो एक्टिव होने का टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। अब आप क्या करेंगे कि पिन का, अगर आपने सियान कलर अगर आपने करना है, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि सियान कलर जो है वो 10 डिग्री पे एक्टिवेट होता है, मैजेंटा जो है वो 50 पे होता है, और येलो जो है वो 20 डिग्री पे होता है। अब आपने अगर सियान चाहिए तो आप उसको 10 डिग्री तक हीट करें, मैजेंटा चाहिए तो 15 पे कर दें, येलो चाहिए तो 20 पे कर दें। तो वो उस तरह से जो है वो, लेकिन ये होगा कि अगर टेम्परेचर जो है वो 15 है, तो उससे सियान भी एक्टिव नहीं होगा और ना ही येलो एक्टिव होगा, सिर्फ मैजेंटा एक्टिव होगा। तो इस तरह से हर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सिर्फ वही कलर एक्टिव होगा, बाकी कलर जो है वो एक्टिव नहीं होंगे। एक्टिव होने का मतलब ये है कि वो नॉर्मली वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे ही उनको हीट करते हैं तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो तीन ऑप्शन है उसके लिए, सियान, मैजेंटा या येलो में जो है वो चेंज होगा तीन डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो अब इसमें ये कि अगर आपने तीनों कलर करने हैं तो उसके लिए आपको जो प्रिंट हेड है बेसिकली वो तीन टाइम जो है पेज के ऊपर से गुजरेगा। तो हर कलर के लिए एक एक बार जो है उसको गुजरना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया थर्मल ऑटोक्रोम। इसका इसका जो बेनिफिट ये है कि आपको इंक की ज़रूरत नहीं है, तो इंक रिफिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पेज यूज़ करें, दैट्स इट। और ये आजकल पोर्टेबल जो है ना वो हमारे पास आए हुए हैं, पोर्टेबल प्रिंटर्स हैं। मैं आपको उसकी जो है ना वो मैं एक दिखाता हूँ। लाइव सेशन का फ़ायदा ये है कि जो चीज़ अगर आपने दिखानी है तो वो आप उसी वक्त ही जो है वो दिखा सकते हैं। तो यार ये क्या खुल गया? कल भाई मैंने गूगल खोलना है, ये गूगल नहीं है, क्या गया? तो इसमें है कि इसको करते हैं थर्मल ऑटो क्रोम प्रिंटर। होपफुली वो अगर निकल आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें नहीं है। मुझे डिफरेंट ट्राई करनी पड़ेगी सिस्टम। अच्छा, पोर्टेबल, सॉरी, कैमरा प्रिंटर।
ये है भाई, ये जो आपको दिखाना चाह रहा था ये है, ये एचपी का है। और ये बिल्कुल आप अगर आप इसको ये देखें ना, इसको इसको देखें तो इसका साइज देखें, सिर्फ एक पाम साइज का ये बिल्कुल है ये। तो इसमें क्या है कि इसमें पेज जैसे 4-6 का टिपिकल इमेज होता है, तो उस साइड का उस साइज का पेज होगा इसमें। तो इसमें अब क्या है कि सिर्फ आपने पेज आपने इसके अंदर डालना है, प्रिंट जो है वो खुद ही कर लेगा। इसका एक पुराना मॉडल भी शायद कोई होगा, ये एचपी के ज़्यादातर हैं ये। और ये जो है ना ये मतलब ये होता है कि प्रिंटर बहुत सस्ता है, इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो है ना वो पेज की असल में असल जो कॉस्ट है उसके पेज की कॉस्ट होती है। तो वो आप इसका फ़ायदा ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि कैमरा को ब्लूटूथ के ज़रिए या वायर के ज़रिए इसको डायरेक्टली कनेक्ट करें, और आप जो है ना उससे जैसे वो होते थे पोलराइड कैमराज होते थे, वो इंस्टेंटली उसमें से इमेज निकल आता था, तो बिल्कुल ही उसी तरह से जो है ये काम करते हैं। ये इसके डिफरेंट इसके ये शेप्स हैं, जैसे ये भी एक है, ये डिजिटल कैमरा प्रिंटर है, ये आप देखें, ये कोडेक का है। ठीक है, ये सारे जो है ना ये बेसिकली वही प्रिंटर है, थर्मल ऑटोक्रोम प्रिंटर जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने एक स्पेशल प्रिंटर्स की बात करें, इसको हम 3D प्रिंटर कहते हैं। तो 3D का क्या मतलब है कि ये 3 डायमेंशन में, यानी कि नॉर्मली 2 डायमेंशन होती है, लेंथ एंड हाइट, तो ये विड्थ में भी जो है ये प्रिंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन हो रहे हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग दैट ऑब्जेक्ट बाय प्रिंटिंग इस क्रॉस सेक्शन लेयर बाय लेयर बिकॉज बिकेम नोन एज अ 3D प्रिंटिंग। तो अभी मैं आपको इसको बताता हूँ कि 3D प्रिंटर यूज टेक्नोलॉजी यूज एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का क्या होता है कि जो जो भी ऑब्जेक्ट है वो पीस बाय पीस थोड़ा थोड़ा करके जो बनता है। उसके उसके जो कंट्रास्ट में जो टेक्नोलॉजी है वो CNC हमें से कहते हैं, शायद आपने CNC का नाम कभी सुना हो, दैट स्टैंड फॉर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो उसमें क्या है कि सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता है कि एक पूरा एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको थोड़ा थोड़ा उसको रिड्यूस करके थोड़ा थोड़ा उसको सब्ट्रैक्ट करके उससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आप बना सकते हैं। तो ये सब्ट्रैक्टिव वर्सेस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। Printing process can start by developing over 3D design using a CAD सॉफ्टवेयर। तो कहाँ पे है ये, यहाँ पे होगा। ठीक है। अच्छा, उसके लिए पहले सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि आपको जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उस पर आपको उसका एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। जब डिज़ाइन बन जाएगा वो आप प्रिंटर को फीड कर देंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा कि वो जो है वो 3D प्रिंटर क्या करेगा कि वो ऑब्जेक्ट आपको बना के जो है वो दे देगा। तो आपको 3D डिज़ाइन जो है वो बनाना पड़ेगा, डिज़ाइन भी 3D में होगा। तो इसमें जो मटेरियल्स के आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप कंक्रीट को यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक के डिफरेंट टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शन जो है वो मौजूद है, जिसकी मदद से जो है वो आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। अब प्रिंटिंग प्रोसेस कैसे है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। स्टेप 1 में क्या होगा कि उसका 3D मॉडल बनाएं यूजिंग अ कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। फिर क्या करें कि उसको जो है ना STL में कन्वर्ट करें। STL स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेल्सन टेल्सन, सॉरी ये बड़ा मुश्किल सा वर्ड है, टेसल्शन लैंग्वेज। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है कि ये एक 3D सिस्टम्स को उसमें कन्वर्ट करने के लिए जो है वो एक लैंग्वेज है जो कि डिज़ाइन को एक्चुअली वो उसमें कन्वर्ट कर देती है ऐसे फॉर्मेट में जो कि प्रिंटर अंडरस्टैंड कर सकता है। और फिर उसके बाद क्या है कि वो जो मशीन है, ट्रांसफर टू AM मशीन इन STL फाइन मैनिपुलेशन, तो वो प्रिंटर को आप सेंड कर देते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो मशीन सेटअप है वो जो है वो डिपेंड करता है कि उसने कैसे जो है प्रिंटिंग करनी है। तो अब इसमें इंक भी नहीं होती है, इसमें डिफरेंट मटेरियल्स होंगे। जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक जो इस तरह का मटेरियल है कि वो तैयार नहीं होता, वो तो जैसे जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है उसको मेल्ट करके उसको अप्लाई करते जाते हैं। इस तरह से कंक्रीट है, तो कंक्रीट भी ऐसे है कि वो भी उसकी उसकी जो लाइफ है बहुत कम होती है। अगर कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फिर क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है उसको विद इन स्पेसिफिक टाइम जो है वो आपने उसको यूज़ भी करना है।
और फिर बिल्ड करें, वो उसको बिल्ड करता रहेगा, खुद ब खुद ही काम करता रहेगा अनटिल के वो ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, वो आपके आप रेडी जो है वो आपके आपको जो है वो मिल जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि अक्सर इस तरह से होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उसका एक रूल है कि जितनी चीज़ को, जैसे अगर आप में से किसी ने अगर देखा हो तो प्लास्टिक कैसे होते हैं, उसमें कास्टिंग होती है पहले, उसका ना एक इसकी कास्ट बनती है उसकी, और उसमें फिर क्या होता है कि उसके अंदर वो जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर उसमें डालते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जब उसके अंदर मटेरियल मेल्टेड जैसे प्लास्टिक है वो डालते हैं, तो वो उसी कास्ट की शेप में जो है वो प्लास्टिक जो है वो, जैसे आपने बोतल बनानी है बोतल बना लें, कोई भी शेप बनानी है, प्लेट बनानी है प्लेट बना लें, जिस तरह की भी शेप है उसमें कर सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है कि इनिशियली आपको वो कास्ट बनाना पड़ेगा उसका, और उस पर काफ़ी अच्छे खासे पैसे लगते हैं उस पर। तो उसमें फिर ये है कि उसकी पहले सबसे पहले आपको उस कास्ट की जो है ना वो कॉस्ट, उसके पैसे पूरे करने के लिए आपको उसको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिंट करना पड़ता है। तो इसमें इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें अगर आपने सिर्फ एक चीज़ भी बनानी है तो वो भी आप इसमें जो है वो बना सकते हैं। तो ये एक 3D प्रिंटर है, ये भी इसी तरह से काम कर रहा है। अगर आप देखें इसे तो ये टन बाय टन इस तरह से जो है वो प्रिंट करता रहेगा, और इस तरह से ऊपर जो है ये जाता जाएगा। तो मैं आपको जो है ना वो एक दिखाता हूँ। 3D प्रिंटर हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे तो ये काफ़ी जो है ना अ, हमारे पास ये आ जाएंगे कि आप देखें डिफरेंट टाइप के 3D प्रिंटर, और ये डिफरेंट मटेरियल जो है वो जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जैसे एक डिज़ाइन है, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल डिज़ाइन है, और ये उसको क्या करेगा कि ये उसको जो है वो इसमें इस तरह से जो है प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि छोटी सी अगर हमें वीडियो मिल जाए ना तो हम वो देख लेते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। लेकिन अम, मेरा ख्याल है कि कोई जो है वो नहीं होगी, लेकिन आप यूट्यूब पे जाके जो है ना वो इसको इसको जो है ना वो आप सर्च करेंगे तो आपको एक काफ़ी इसका जो है ना वो कोई ना कोई वीडियो ऐसी जो है वो मिल जाएगी। तो इसकी मदद से मोस्ट कॉमनली इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है ना वो प्लास्टिक होता है, और किसी भी शेप का जो है वो आप इसमें जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का जो है वो आप बिल्ड कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक टेक्निकल काम है, और वो काम जो है वो ये है कि वो आपको ये करना पड़ेगा, एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास डिज़ाइन है, अगर ऑलरेडी कहीं से आपने डिज़ाइन लिया हुआ है तो वो यूज़ कर लेने का, आपको खुद डिज़ाइन करना पड़ेगा, और वो आप ये सारा काम जो है इसमें जो है वो कर सकते हैं। ये काफ़ी कॉमन हो रहे हैं, और ये फ्यूचर में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 3D प्रिंटिंग की मदद से जो हो रही होगी, बिकॉज के काफ़ी फ्लेक्सिबल है ये। अच्छा, उसके बाद हमने जो प्रिंटर्स की आखिरी टाइप डिस्कस करनी है, हम उसको कहेंगे प्लॉटर। प्लॉटर बेसिकली इसको हम कहते हैं कि दीज आर लार्ज और वाइड फॉर्मेट प्रिंटर। टिपिकली जो होता है कि वो जो प्रिंटर अभी तक हमने पढ़े हैं, ये सारे जो है ना इनकी इनकी कैपेसिटी होती है कितने साइज़ के पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपने देखा होगा तो पेजेस के जो साइज़ होते हैं ना, जैसे लेटर साइज़ होता है, या हम A4 साइज़ हम कहते हैं, या लीगल होता है, ये 3 साइज़ के पेपर जो हैं वो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। तो आमतौर पर जो प्रिंटर्स जो होते हैं ना, जो डिज़ाइन होते हैं, वो इन्हीं तीन टाइप के पेपर्स को यूज़ करने के लिए जो है वो डिज़ाइन होते हैं। लेकिन अगर इससे बड़ा साइज़ आपको चाहिए, आपने एक मैप प्रिंट करनी है, एक स्केच एक ड्राइंग है वो प्रिंट करनी है, तो वो इनसे पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, प्लॉटर यूज़ करते हैं। एंड दे कैन प्रिंट ऑन एनी साइज ऑफ पेपर, लेंथ और वेट और पेपर इज़ अनलिमिटेड। एंड ये ड्राइंग्स, आर्टिफिशियल ड्राइंग्स, मैप्स या चार्ट्स या ग्राफ्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। और वर्क्स बाय ड्राइंग पेपर, म्यूजिक पेन और हेल्ड इन मैकेनिकल रब। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। इन दोनों को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो फ्लैट बेड में क्या होगा, जैसे हमने स्कैनर की देखी थी, दो दो टाइप्स हैं, फ्लैट बेड स्कैनर और शीट फैट किस्म का स्कैनर। तो ये आप समझ लेंगे तकरीबन उसी तरह का ही है। तो फ्लैट बेड में क्या होता है कि इसमें एक जो है इसमें एक लार्ज रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, और पेपर को हम उसके सरफेस के ऊपर रख देंगे, और जो प्रिंट मैकेनिज्म है वो पेपर के ऊपर मूव करेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गाइड रेज की मदद से।
तो गाइड रेल्स प्रिंटर को राइट और लेफ्ट अप एंड डाउन जो है वो मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पेज स्टेशनरी है लेकिन जो प्रिंट मैकेनिज्म है वो मूव कर रहा है। तो इसमें जो पेज साइज है वो लिमिटेड है और मैक्सिमम पेज साइज उतना होगा जितना कि उस फ्लैट बेड का जितना एरिया है वो मैक्सिमम जो है वो होगा। तो जैसे ये देखें, ये फ्लैट बेड प्रिंटर है, ये आपने पेज उसके ऊपर जो है वो रख दिया हुआ है, ये सारा पेज है। और उस तरह से ये जो है ये वर्टिकल गाइड रेल्स है, ये हॉरिजॉन्टल गाइड रेल्स है। और ये पेन है, पेन भी यूज़ कर सकते हैं आप, कुछ भी यूज़ कर, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो है ना, ये राइट एंड लेफ्ट अप एंड डाउन मूव करेगा और इस तरह से इसके ऊपर स्केच ड्राइंग या जो भी मैप है वो इसके ऊपर जो है बन जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास होते हैं ड्रम प्लॉटर जिसे कहते हैं। इनमें इनमें जो वर्टिकल गाइड रेल नहीं होती, सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है। और जो प्रिंट हेड है वो सिर्फ राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकता है, अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकता। तो इसमें पेपर मूव करता है इनसाइड द ड्रम और ड्रम जो है वो रोटेट करता जाता है। तो पेज में जो गाइड रोल्स भी हो सकते हैं। इसमें पेपर की विड्थ तो लिमिटेड है लेकिन जो लेंथ ऑफ पेपर दैट इज अनलिमिटेड। तो जैसे आप ये देखें कि ये एक है, इसमें जो है ना वो ये एक ड्रम प्लॉटर की एग्जांपल है। ठीक है, इसमें जो है ना सिर्फ ये राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकता है, प्रिंट हेड अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकता। और ये आप देखें, ये फ्लेक्स है, ये बेसिकली ये जो मटेरियल है इसको हम बोलते हैं फ्लेक्स कहते हैं इसे। ये बेसिकली कपड़ा और प्लास्टिक होता है, कपड़े का होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर होती है, इसको हम यूज़ करते हैं। अक्सर आपने ये जो बाहर आपने देखे होंगे फ्लेक्स लगे होते हैं, ये बेसिकली वही टाइप है। तो इसमें आप देखें क्या होता है कि एक साइड से ये रोलर है, ये उसका फ्लेक्स का रोल है, ये अनरोल होता जाता है और जैसे जैसे प्रिंटर में से गुजरता है तो इसमें से जो है ये पेज है वो बाहर निकल जाता है। तो ये इस तरह से जो है ये, और इसमें देखिए कलर प्रिंटिंग हो रही है और इसमें मोस्टली जो इंक है वो लिक्विड फॉर्म में यूज़ होती है, पेंट की तरह की इंक होती है, उसकी स्मेल भी बिल्कुल पेंट की तरह ही होती है। तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ लिमिटेशन ये है कि पेज का, अब इसके विड्थ की तो है लेकिन लेंथ की कोई इसमें लिमिट नहीं है, वो जितनी मर्जी लेंथ में जो है वो आप इसको जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारी लास्ट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर बेसिकली क्या है कि इसको हम कहते हैं साउंड आउटपुट डिवाइस है जैसे। और ये माइक्रोफोन के ऑपोजिट काम करते हैं। माइक्रोफोन जो है ना वो इनपुट के लिए यूज़ होता है, तो जो स्पीकर है ये आउटपुट के लिए यूज़ होता है। तो माइक्रोफोन क्या करता है कि साउंड वेव्स को करंट में कन्वर्ट करता है। और इसमें क्या होता है, स्पीकर में क्या होगा कि इसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देंगे और ये इसको उससे साउंड वेव जो है वो प्रोड्यूस करेगा, जिसकी और जो साउंड वेव की जो फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होगा वो करंट पर डिपेंड करेगा कि करंट की क्या थी, उस पर जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव विल डिटरमिन द फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एक कॉन होती है। अभी मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। एक सस्पेंशन होगी, वॉइस कॉइल होगी, स्पाइडर होगा और मैग्नेट होगा। ये इसके 6 कंपोनेंट्स हैं, सॉरी 5 कंपोनेंट्स हैं वो इसके होते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये स्पीकर है, ये कौन है, ये बेसिकली इसका मेन फंडामेंटल पार्ट है। और ये साउंड आपको जो महसूस होती है ना वो इसी वजह से महसूस होती है, बिकॉज अगर आप कभी बड़े साइज का स्पीकर है ना तो उसको अगर आप चलते हुए देखें तो आपको महसूस होगा कि एक सरफेस जो है ना वो वाइब्रेट कर आगे पीछे, वो एक्चुअली ये कौन होती है, ये होती है वो कौन। ये सिर्फ उसका एक डस्ट के लिए होता है, डस्ट को बचाने के लिए डस्ट कैप होता है सिर्फ, ये और कुछ नहीं है। और ये सराउंड इसे कहते हैं। ये बेसिकली वो प्लास्टिक का एक रिंग सा होता है, इसकी मदद से कौन को अपनी जगह पे जो है वो रखते हैं। तो ये जो कौन होती है ये स्पाइडर के साथ उसके साथ जो है ये इसको स्पाइडर बेसिकली क्या होता है कि जैसे पेज को फोल्ड करके तो हम एक बना लेते हैं ना, एक पेज को रिपीटेडली फोल्ड करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये क्या करती है कि इसको इसके साथ जो है ना वो हम कॉन को अटैच कर देते हैं। तो जब ये कॉन आगे और पीछे मूव करती है ना तो ये बेसिकली स्प्रिंग की तरह काम करती है। तो जब कॉन आगे पीछे मूव करती है तो उससे क्या होगा कि ये उसको अपनी पोजीशन पे रखेगी, अदरवाइज कॉन एक दफ़ा चली गई बाहर तो फिर वो वापस जो है वो नहीं आएगी। और ये वॉइस कॉइल होती है। वॉइस कॉइल बेसिकली क्या होती है कि ये एक रिंग होता है वायर्स का, कॉपर वायर्स होती है। और इसको हम क्या करते हैं कि एक ये मैग्नेट के अंदर रखा होता है। ये आप देखिए मैग्नेट के दरम्यान में जो है वो सुराख है, तो ये जो वॉइस कॉइल है इसके अंदर होती है। अब ये परमानेंट मैग्नेट है, तो अब जैसे ही हम इसको इस वॉइस कॉइल को इसके अंदर रखेंगे तो क्या होगा कि ये जैसे ही
इसके अंदर से करंट गुजरेगा, तो इसकी अपनी एक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, और वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस मैग्नेट के अंदर है, तो अब ये कभी उसको अट्रैक्ट करेगी, कभी रिपेल करेगी। और अट्रैक्ट और रिपेल करने से क्या होगा कि ये वॉइस कॉल जो है वो आगे पीछे मूव करती है, वॉइस कॉल के साथ जो है ये कॉन अटैच है, ये कॉन भी बैक एंड फोर्थ मूव करती है। तो इस तरह से जो है वो हमें वॉइस की सेंसेशन जो है प्रोड्यूस होती है। ये बास्केट होती है, ये बेसिकली फ्रेम है, नॉर्मली एल्यूमिनियम का बना होता है, और ये सारे इस सारे स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए जो है वो हम इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ स्पीकर कैसे होती है, ये सारा प्रोसेस जो है ये यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, तो इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। वॉइस कॉल क्रिएट electromagnetic field when current is provided. This electromagnetic field is placed inside magnetic field of permanent magnet. ठीक है, तो रूल क्या है कि सिमिलर पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट पोल जो है वो रिपेल करते हैं। ठीक है, इट पुशेस कॉइल बैक एंड फोर्थ लाइक अ पिस्टन, and when the electromagnetic polar orientation switches, so does the direction of attraction or repulsion. Or polarity of electromagnetic can be reversed by reversing the polarity of current, and when the coil moves it pushes and pulls on speaker cone. This vibrates air in front of speaker creating sound. और इसकी जो साउंड की जो फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होगी वो इनपुट करंट की जो फ्रिक्वेंसी और जो एम्पलीट्यूड है उसके प्रोपोर्शनल है। उसका मतलब ये है कि जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। ये इसका जो है मतलब है। तो टाइप्स ऑफ ड्राइवर कितने, ये हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। वूफर हम उसे कहते हैं, वूफर, ट्विटर और मिड रेंज। अब वूफर नॉर्मली लार्ज साइज में बड़े होते हैं और ये लो फ्रिक्वेंसी साउंड के लिए यूज होते हैं। ट्विटर जो साइज में छोटे होते हैं लेकिन ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड के लिए होते हैं। और नॉर्मली इसमें जो कॉन होती है वो मेटल की होती है, और वूफर में जो कॉन है ये पेपर की या प्लास्टिक की होती है। लेकिन ट्विटर में जो कॉन है वो मेटल की कॉन होती है, क्योंकि उसने बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना होता है, और इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पे प्लास्टिक या पेपर जो है वाइब्रेट नहीं कर सकता। फिर हमारे पास मिड रेंज होते हैं जो कि 3 हर्ट्स 300 हर्ट्स से 2 किलो हर्ट्स तक जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो एक जो पूरा स्पीकर सिस्टम होता है ना उसमें 3 टाइप के जो है वो ये ड्राइवर्स होते हैं, वूफर होता है, ट्विटर होता है और मिड रेंज होते हैं। जी, कोई क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से लेक्चर जो है वो ख़त्म है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेज है वो हम डिस्कस करेंगे। जी सर ये बेटा। हमारे टोटल कितने लेक्चर रह गए हैं? जी, सर हमारे टोटल कितने लेक्चर रह गए हैं बाकी? कितने लेक्चर्स रहेंगे आपके? जी सर। नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है स्टोरेज, ये 8वां हो गया ना आपका, वो 9वां हो जाएगा। और फिर प्रोसेसर वाला एक सॉफ्टवेयर वाला, 3 लेक्चर हो रहे हैं आपके मिनिमम। और सर ये हमारा पेपर इन्हीं लेक्चर्स में से आएगा ना? इंशाल्लाह। ओके सर। सर ये स्लाइड्स भी सेंड कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, सब कुछ सेंड हो जाएंगी। इसका जो वो है ना क्या कहते हैं, चले मैं अब अपलोड अभी कर दूंगा इसकी, और इसकी जो है ना वो स्लाइड्स और उसके हैंड उसमें दोनों चीज़ें जो है ना अपलोड कर दूंगा। अभी मैं आज इसकी वीडियो अपलोड करूंगा ना तो साथ ही दोनों चीज़ें भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसकी वीडियो भी, ओके इस सर। पूरे लेक्चर की वीडियो जो है वो भी आपको मिल जाएगी। जी, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई नहीं, नो सर। चलें ठीक है फिर तो मीटिंग ख़त्म करते हैं, और इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी ख़त्म करूँ पहले। तो ये